गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था यहाँ पर कंडक्टर के बारे में। आज की क्लास में अपन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेमीकंडक्टर हेडिंग डालिएगा। ओके, हाँ। तो जो मटेरियल के टाइप में सेकंड हमारा जो यहाँ पर आता है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो जो सेमीकंडक्टर होता है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्यवर्ती होती है, या आप कह सकते हो कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्यवर्ती होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कंडक्टर व इंसुलेटर इंसुलेटर के मध्यवर्ती होती है। मध्यवर्ती, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता है वो इनके मध्यवर्ती होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या आप कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती रहता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अपन एनर्जी बैंड के बेस पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक तो आपका बनाया है वैलेंसी बैंड, और दूसरा हमारे पास में है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे मैंने EV लिखा, वैलेंसी बैंड, और यहाँ पर मैंने दे दिया EC, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। तो ये आपका है वैलेंसी बैंड और ये कंडक्शन। अब हमेशा ध्यान में रखना कि सेमीकंडक्टर के केस में जो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो अर्धपूरित होते हैं, यानी आधे आधे भरे रहते हैं। ठीक है, तो आधे आधे भरे रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका चालन स्तर यानी कंडक्शन बैंड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, मध्यवर्ती रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इसकी जो चालकता होती है वो इंसुलेटर से ज्यादा रहेगी, लेकिन कंडक्टर से क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिएगा। लिखिए सेमीकंडक्टर सेमी कंडक्टर के लिए वैलेंसी बैंड व व कंडक्शन बैंड अर्धपूरित रहते, अर्धपूरित रहते, हाफ फिल्ड रहते। ठीक है, आधे आधे क्या रहते हैं, भरे रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोरबिडन एनर्जी गैप है, डेल EG, तो ये क्या होता है, EC माइनस EV, किस में लोगे इसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने वाले। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए जो फोरबिडन एनर्जी गैप होता है वो हमारा
लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नोट कीजिए, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के लिए फोरबिडन फोरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ठीक है, अब यहां पर जो कंडक्शन बैंड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, मध्यवर्ती, या आप कह सकते हो कंडक्शन बैंड अर्धपूरित है। तो यहां पर नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या क्या होगी, मीडियम। तो इनकी कंडक्टिविटी भी मीडियम होती है और रेजिस्टिविटी भी क्या रहती है, मीडियम रहती है। अब आप कहेंगे कि जब आप सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर लेकर के जाते हैं तो ये एज ए कंडक्टर की तरह रिएक्ट करता है, जबकि इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने पर ये इंसुलेटर की तरह भी व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नोट कीजिए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स लिखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मध्यम होती है, मध्यम होती है। अतः चालकता व प्रतिरोधकता चालक व कुचालक के मध्यवर्ती होती है। ओके, तो यहां पर ऑर्डर पूछा जाए आप लोगों से, अगर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए कि किस ऑर्डर में रहता है, तो ऑर्डर जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि इसकी जो रेंज रहेगी वो इंसुलेटर और कंडक्टर के मध्यवर्ती रहेगी। किस प्रकार से रहेगी, तो जैसे मैंने चालकता लिया है ना, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी ली। ओके, तो कंडक्टिविटी लोगे तो जैसे मैंने लिया 10 की घात -3 मोहो प्रति मीटर से 10 की घात +4 मोहो प्रति मीटर ले, तो रेजिस्टिविटी होगी वो इसका अपोजिट होगा। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की घात -4 ओम इंटू मीटर से लेकर के 10 की घात 3 ओम इंटू मीटर हो जाए। तो इस ऑर्डर में यहां पर इसका वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां पर, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा कि जो अर्धचालक होते हैं उनमें किस प्रकार का बॉन्ड रहता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके जो बंध होते हैं वो सहसंयोजी बंध भी होते हैं और आयनिक बंध भी होते हैं, धात्विक बंध होते हैं, लेकिन जो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजी बॉन्ड होता है, जो सबसे दुर्लभ होता है, यानी वीक होता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दो परमाणु आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, जब भी उनको आवश्यकता होती है तो वो बंध तोड़ करके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी दोनों का क्या होता है कि जो बॉन्ड बनाया है सहसंयोजी, उससे अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो सकते हैं।
तो सबसे दुर्लभ कोई भी बंध होता है तो वो कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध होता है। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, लिखिएगा, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर्स में सहसंयोजी सहसंयोजी बंध होता है, जो जो सबसे दुर्लभ होता है। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? कंडक्टर में तो हमेशा ध्यान में रखना है कि धारा का जो प्रवाह होता है वो केवल मात्र इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के कारण होता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा पहले, चालकों में चालकों में धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि जबकि सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर में में धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन्स व होल इलेक्ट्रॉन्स व होल्स दोनों के कारण दोनों के कारण होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। ओके, तो याद रहेगा सभी को ये पॉइंट। अब इसके बाद में ध्यान में रखना है कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो किस प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और अगर नेगेटिव होता है तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए यहां पर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर्स का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। वह ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में कमी होती है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, आर टी इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में 1 माइनस एल्फा T2 माइनस T1, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। तो देखो, अगर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों के फॉर्मूला में अगर आप लोग कोई भी चेंज देखेंगे तो वो केवल मात्र प्लस अल्फा और माइनस अल्फा का है। तो वहां पर प्लस अल्फा ये इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ पर माइनस अल्फा है जो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर आपका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगी, वो डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब इसके बाद में जो हमारा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है,
तो अगर सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो किसकी तरह रिएक्ट करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो यहां पर नोट कीजिएगा, लिखिए। नोट कीजिए, सेमीकंडक्टर 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 रूम टेम्परेचर अपन कितना लेते हैं, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो, या केल्विन में इसे चेंज करोगे तो 300 केल्विन पर कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंसुलेटर की तरह रिएक्ट करते। ये आप लोगों को किसके बारे में ध्यान में रखना है, सेमीकंडक्टर के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सेमीकंडक्टर के जो एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे फेमस सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के अलावा आपका सेलेनियम हो गया, है ना, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, है ना, गैलियम फास्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड हो गया। ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब जो इनमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आपका कौन सा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सर्वाधिक अगर यूज आप लोगों से पूछा जाए तो वो किसका किया जाता है, सिलिकॉन के का किया जाता है। सिलिकॉन का ही क्यों किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन की जो ताप सहन शक्ति होती है वो जर्मेनियम की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, और सिलिकॉन जर्मेनियम की तुलना में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए सिलिकॉन की कॉस्ट जर्मेनियम की तुलना में कम रहती है, इसलिए अपन क्या है यहाँ पर सिलिकॉन का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा कि यहाँ पर सिलिकॉन का जो यूज है वो अधिक क्यों किया जाता है। तो नोट कीजिए, यहाँ पर सिलिकॉन का प्रयोग जर्मेनियम की तुलना में अधिक क्यों किया जाता है, ये आपसे एक तरीके से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सिलिकॉन की ताप सहन शक्ति जर्मेनियम की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका मतलब कि जो सिलिकॉन से आप लोग कोई भी डिवाइस कंपोनेंट बनाएंगे तो वो अधिक टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो ताप सहन शक्ति है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आप लोग जर्मेनियम की बात करेंगे तो जर्मेनियम की जो ताप सहन शक्ति होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि अगर
आपने कोई भी कंपोनेंट सिलिकॉन का बनाया है तो वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप सहन कर सकता है, जबकि जर्मेनियम का 100 डिग्री। अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर लीकेज करंट की, तो सिलिकॉन का जो लीकेज करंट होता है वो जर्मेनियम की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट, सिलिकॉन में लीकेज करंट का मान जर्मेनियम की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन होता है, इसमें जो लीकेज करंट है वो नैनो एम्पियर में होता है। अब आप कहेंगे कि सर नैनो तो माइक्रो के बाद में आता है, लेकिन नैनो यहाँ पर किसको इंडिकेट करता है? आई नोट इक्वल्स टू 10 की पावर -9 एम्पियर को इंडिकेट करता है, जबकि जर्मेनियम है, ठीक है, तो जर्मेनियम का जो लीकेज करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, तो आई नोट इक्वल्स टू 10 की पावर -6 एम्पियर यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस रहता है कि सिलिकॉन का जो लीकेज करंट है वो जर्मेनियम की तुलना में कम होगा। ओके, अब यहां पर आता है कि जो सिलिकॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो सिंपल है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इसका कॉस्ट भी क्या होगा? कम होगा। जिससे आप लोग सीजनल सब्जियां देखते हैं, है ना, वो सस्ती मिलती है ना। तो नोट कीजिए, सिलिकॉन की उपलब्धता उपलब्धता अधिक होने अधिक होने के कारण कॉस्ट कम, जबकि जर्मेनियम की कॉस्ट अधिक होती अधिक। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में। अब यहां पर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन और लिख देता हूं कि जैसे सिलिकॉन है और आप लोगों का जर्मेनियम है। ठीक है, तो इनमें 0 केल्विन पर आप लोगों का क्या पूछा जाता है? यहाँ पर फोरबिडन एनर्जी गैप पूछा जाता है 0 केल्विन पे और 300 केल्विन पे, जिससे आप लोग कितना लिखेंगे? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी काफी बार पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिएगा यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के लिए डायल इजी का मान 1 पॉइंट यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 300 केल्विन पर डायल इजी का मान आपका 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यही होता है क्या, है ना? और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर जर्मेनियम की, तो इसका वैल्यू 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टेम्परेचर बढ़ाने पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये टेबल आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं इंसुलेटर की तरफ। इंसुलेटर क्या होता है बताइए? तो इंसुलेटर वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होंगे उसकी प्रतिरोधकता उच्च होगी और चालकता क्या होगी? न्यूनतम।
ठीक है। तो क्या इंसुलेटर कंडक्टर बन सकता है? तो ध्यान रखना है कि इंसुलेटर का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता लेकिन बहुत कम नेगेटिव होता है ना? यानी सेमीकंडक्टर की जो वैल्यू होगी उससे कम होगा। इस वजह से वहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनिक डिस्प्लेसमेंट, आयनिक विस्थापन के कारण आपका जो इंसुलेटर है वो थोड़ा-सा हीट अप होगा, लेकिन इंसुलेटर कभी भी कंडक्टर नहीं बनेगा। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है कि इंसुलेटर नेवर बिहेव लाइक ए कंडक्टर, कि कंडक्टर की तरह वो कभी भी व्यवहार नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए नोट कीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा इसमें पार्ट आता है वो आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, ओके, कौन सा है? इंसुलेटर। तो नोट कीजिए, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, की संख्या नगण्य होती है, नगण्य होती है, अर्थात अर्थात धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह के पथ में, के पथ में अधिकतम अवरोध, अधिकतम अवरोध उत्पन्न करवाते हैं, उत्पन्न करवाते हैं। तो वो आप लोगों के क्या कहलाएंगे? यहाँ पर इंसुलेटर कहलाएंगे। क्या कहलाने वाले हैं? इंसुलेटर कहलाएंगे। ठीक है। तो अब इनके लिए जो फोरबिडन एनर्जी गैप होता है वो क्या रहता है? तो देखिए यहां पर अपन इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा यहाँ पे वैलेंसी बैंड हो गया, ये वैलेंसी बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो इसमें क्या है कि आपका कंडक्शन बैंड होता है वो पूर्णतया खाली होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है। तो यहां पर जो फोरबिडन एनर्जी गैप होता है, डेल ईजी होता है, उसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अलग अलग किताबों में इसकी वैल्यू अलग अलग गिवन है, लेकिन मिनिमम आपको ध्यान में रखना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी। ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, लिखिएगा, इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए, के लिए फोरबिडन, फोरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप का मान, का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखिएगा कि इंसुलेटर के लिए जो कंडक्शन बैंड होता है वो आप लोगों का पूर्णतः या लगभग खाली होता है, जबकि वैलेंसी बैंड पूर्णतः भरा रहता है। तो लिखिए, इंसुलेटर के लिए, के लिए वैलेंसी बैंड पूर्णतया
भरा रहता है व कंडक्शन बैंड पूर्णतया खाली रहता है। तो देखो, जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उस मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो यहां पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के 0 हैं तो यहां पर कंडक्टिविटी नगण्य होगी। ओके, क्लियर हो गया सभी को? तो यहां पर लिखिएगा इंसुलेटर इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी लगभग शून्य, जबकि जबकि प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता उच्च होती है, उच्च होती है। तो क्या है ऑर्डर? कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है इसमें, और जो आप लोगों का रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होता है, तो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होता है 10 की घात 8 से लेकर के 10 की घात, बहुत सारी बुकों में 14 भी दिया है, 16 भी दिया है, तो 16 तक लिख देता हूं, ओम इंटू मीटर। और इसका अगर अपोजिट करते हो आप लोग तो कंडक्टिविटी इसकी 10 की घात -16 से आप लोग क्या लिखेंगे यहां पर 10 की घात -8 महो प्रति मीटर तक। ठीक है, तो ये इनका क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पर आता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो लिखिएगा इंसुलेटर इंसुलेटर का ताप गुणांक ऋणात्मक लेकिन लेकिन न्यूनतम होता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर इंसुलेटर में इलेक्ट में आयनिक विस्थापन होता है जिससे जिससे इंसुलेटर जिससे इंसुलेटर की चालकता थोड़ी सी बढ़ती है, जबकि जबकि प्रतिरोधकता थोड़ी सी घटती है। लेकिन कुचालक कभी भी चालक नहीं बन सकता, चालक नहीं बन सकता। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला लिखोगे तो वो भी आपका आर टी इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में 1 माइनस एल्फा T2 माइनस क्या लिखोगे T1, और ये आपका फॉर्मूला। अब इसके एग्जाम्पल बताओ भाई इंसुलेटर के। तो जैसे मैंने लिखा तेल हो गया, आपका कांच हो गया, रेशम हो गया, है ना, अब्रक हो गया, अब्रक के अलावा सूत हो गया, एबोनाइट हो गया,
बेकेलाइट हो गया। इस बेकेलाइट के ही तो आपके जो स्विच बोर्ड है उसके जो कंपोनेंट है, जैसे बटन बोल दीजिएगा, ओनो आपका 3 पिन प्लग है, ये सब बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रबड़ हो गया, है ना, पोर्सेलिन, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज हो गया, पोर्सेलिन हो गया, है ना, और एस्बेस्टोस, संगमरमर लिख दो, संगमरमर, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं भाई। तो आई थिंक सभी विद्यार्थियों को ये पॉइंट पता होगा। देखो, कुछ पॉइंट ऐसे हैं, उनको जरूर ध्यान में रखना। मैं वर्बली बता देता हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर ले। ठीक है, कि पहला पॉइंट ये है कि ताप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाओगे तो केवल आयनिक विस्थापन होगा, और अवरोधी जो पदार्थ है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, उनकी थोड़ी सी चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता थोड़ी सी घट जाएगी। दूसरा है कि नमी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नमी की जब बात करते हो तो नमी की वजह से जो इनमें जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है ना। और अगर आपसे कोई पूछे वोल्टता का मान बढ़ाने से क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होगा, और एक निश्चित ताप के बाद, निश्चित वोल्टेज के बाद में वो क्या है, अधिकतम धारा प्रवाह कर देता है, जिसे ब्रेक डाउन वोल्टेज अपन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि एजिंग इफेक्ट से क्या होता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो थोड़ा सा जीर्ण हो जाता है, और उसका भी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को आज की क्लास में ध्यान में रखना है। रिमेनिंग जो पार्ट है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।